हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, है ना। और जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में वो एक्चुअल में क्या था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो आज के क्लास में उसी क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के क्लास में हम मेनली पढ़ेंगे जीरो फंक्शन, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। इसके बारे में आज के क्लास में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक पॉइंट बात करते हैं डोमेन और रेंज का, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था फंक्शन के ऊपर उसमें हमने पढ़ा था कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो वहां पे हमने डोमेन का डेफिनेशन क्या दिया था, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई इज नोन एज को डोमेन एंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई which are connected to the set x is called range। क्लियर है। तो अब एक पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग जब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और ये कहा जाता है कि डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है जो को डोमेन होंगे उसके जितने भी वैल्यूज है वो सारे के सारे सेट एक्स से कनेक्ट होंगे, सेट से लिंक होंगे, किसमें रियल वैल्यूड फंक्शन में, है ना। तो इसीलिए अगर हमें ये दिया गया है कोई भी फंक्शन और पूछ रहा है कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तब हम डायरेक्ट उसका डेफिनेशन दे सकते हैं डोमेन और रेंज का। कैसे, तो देखिए डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स for which y is defined called the domain and range क्या होता है, the set of value of y is called the range। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि डेफिनेशन वही रहा, उसमें हम सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिए और वो वर्ड ऐड किसमें किए, डोमेन के डेफिनेशन में, और वो वर्ड क्या है, for which y is defined। क्योंकि देखिए अगर हम एक जनरल फंक्शन मान लेते हैं y is equal to f of x, ठीक है, तो इसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होगा ये हो जाएगा हमारा डोमेन। लेकिन सेट ऑफ x की वो वैल्यूज जिस पे y डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं का क्या मतलब है कि जब x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा वो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। अगर इनफाइनाइट वैल्यू आती है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि x के जो वो वैल्यूज होंगे वो इसके सेट ऑफ डोमेन में बिलोंग्स नहीं करेंगे, यानी जो सेट ऑफ डोमेन होगा उसमें वो वैल्यू नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब देखिए इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करते हैं तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर आप तो बोले कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y को डोमेन होता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी कहा कि जो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है उसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होंगे उसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं रेंज। क्यों बोल सकते हैं कि जितने भी कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे सभी के सभी सेट एक्स से लिंकअप होंगे। कब? जब हमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए दिया गया है तब। ठीक है, तो अगर आपको डोमेन और रेंज निकालनी है तो आप डायरेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y निकाल लीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकाल लीजिए तो वो आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए अब आप डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जब आपको कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे उसी के कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं और उसके डोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले क्लासिफिकेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए तो लास्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में। ठीक है, और जब अलजेब्राइक फंक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जो अलजेब्राइक ऑपरेशन के फॉर्म में होंगे वही अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पढ़े थे उसमें रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं रेशनल फंक्शन का।
ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में देखिए क्या होता है कि जो p ऑफ x बाय q ऑफ x के फॉर्म में हो और जो q ऑफ x है शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड जो p ऑफ x होगा और q ऑफ x होगा दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल मान लेते हैं f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं 1। तो अब देखिए जब 1 मानेंगे तो 1 यहाँ पे क्यों माने हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये अब p बाय क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे में 1 या कुछ नहीं है तब भी वो रेशनल फंक्शन होगा। क्लियर है। क्योंकि उसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो दिया गया है आपको फंक्शन उसमें जो x है उसके जो पावर है वो फ्रैक्शन में है या इंटीजर। अगर इंटीजर है तो रेशनल होगा और अगर इंटीजर नहीं है तब इरेशनल होगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना। तो अब ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, रेशनल का। क्लियर है। तो ये है हमारा रेशनल फंक्शन का। ठीक है। और साथ ही साथ जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे तो उसमें याद करिए ये कौन सा फंक्शन था, लीनियर का। ठीक है। तो ये लीनियर फंक्शन था। तो अब इसका ग्राफ देखिए, हम लोग रफली ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ किए थे, इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश और ये है वाई एक्सिस और ये है वाई डैश और ये हो गया हमारा ओरिजिन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डोमेन और रेंज डिसाइड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। ठीक है। और इसका जो एनालिटिकल मेथड है डोमेन और रेंज निकालने का वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डोमेन क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब ये ग्राफ देखिए एक्स में कहां से कहां तक जा रही है। तो एक्स में वो जहां से जहां तक जाएंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। इंटरप्शन का मतलब होगा कि वो जो ग्राफ है वो कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ में ध्यान से देखिए, तो अगर इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी और इधर देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी। इसी तरह से y इधर हो जाएगा आपका प्लस इंफिनिटी और इधर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। तो अब ये देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है इधर भी बढ़ सकता है कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इधर कहां तक जा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, है ना। तो अब देखिए x इधर कहां तक, तो प्लस इंफिनिटी और इधर कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ग्राफ कहीं पे ब्रेक है नहीं है, इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसके अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेकिन जो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी है ये ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है। क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी ये अनडिफाइंड है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड होगा। क्लियर है। और इसी को बोल सकते हैं ये x की वैल्यूज है तो इसीलिए इसको ये भी कहा जा सकता है x बिलोंग्स टू r, यानी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स है सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। इसलिए आ गया x बिलोंग्स टू r। तो इसका डोमेन क्लियर है। अब देखिए अब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे रेंज देखिए क्या हो जाएगा। तो अब रेंज के लिए हमको क्या करना है, देखिए रेंज के लिए हमको y को देखना है। तो अब y को ऊपर देखिए तो ऊपर ग्राफ में कहां तक जा सकता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते प्लस इंफिनिटी तक, और ये नीचे घटते घटते कहां तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा ये भी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसको भी लिखा जा सकता है y बिलोंग्स टू r। ये चीजें क्लियर है। तो अब आप इस तरह से अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो उसको आप देख के बता सकते हो उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो था कब, जब n इज इक्वल टू 1 यानी कि लीनियर फंक्शन था। अब इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो अब देखिए अगर कांस्टेंट फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3,
ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ देखिए क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है। अब दिया वाई इक्वल टू 3 फॉर एग्जाम्पल दिस, तो ये हो जाएगा आपको 3। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप पहले भी सीख चुके हैं। तो ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ पे ग्राफ से देखिए तो x का वैल्यू इधर कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक, और इधर कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन का जो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, ये डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी को बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r। क्लियर है। और यहाँ पे अगर रेंज की बात करेंगे तो देखिए y का वैल्यू कहां जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 पर और कहीं नहीं, क्योंकि इधर देखिए x का वैल्यू आपका कुछ भी है तो y का वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। क्लियर है। इसीलिए इसका जब रेंज की बात करेंगे तो ये रेंज इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। इसको इस तरह से एक सेट बना दीजिए। ठीक है। सेट क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, नहीं तो फिर इंटरवल में लिख देते। क्लियर है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये भी एग्जांपल आपको मिल गया रेशनल फंक्शन का, कि रेशनल फंक्शन पहचानेंगे कैसे, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है। चलिए अब एक इरेशनल का एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं आगे। तो आप देखिए अगर इरेशनल की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ देखिए आपको इस तरह से आ जाएगा, इसका ग्राफ आपको इस तरह से आ जाएगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब आप ये बोलेंगे कि सर इसका ग्राफ हमें कैसे पता कि इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 10th वाला मेथड है कि x और y का टेबल बना के आप उसमें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू नेगेटिव हो गया तब अंडर रूट डिफाइंड ही नहीं होगा, इसका मतलब है रियल वैल्यू नहीं आएगा। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए अगर इसका ग्राफ ये है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इधर आ रही है, नहीं आ रही है, इसका बाउंडेशन कहाँ पे है, 0 पे। इसका मतलब है इसका जो डोमेन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, जिसमें 0 आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में और इंफिनिटी आ जाएगा ओपन इंटरवल में। अब देखिए x इधर तो प्लस इंफिनिटी तक जा रही है, लेकिन इधर 0 से इधर आ ही नहीं रही है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे अगर x नेगेटिव में हो गया तो अंडर रूट डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है। अब y का वैल्यू देखिए, उसी तरह से y भी ओरिजिन से नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है इसका अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू, और ऊपर देखिए प्लस इंफिनिटी तक जा सकती है, तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। फिर इसमें भी 0 हो जाएगा क्लोज इंटरवल में और इंफिनिटी हो जाएगा ओपन इंटरवल में। क्लियर है। और ये जो फंक्शन है ये हमारा इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन हम कैसे जानेंगे, इसके पावर देखिए यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 1/2। और जब 1/2 तो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। और मैंने कहा था कि किसी भी टर्म में अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में हो तब क्या होंगे, वो इरेशनल फंक्शन। क्लियर है। तो अब देखिए, अब आप इस पिछले 2 एग्जाम्पल से आप ये भी चेक कर लेंगे कि कौन सा रेशनल फंक्शन है और कौन सा इरेशनल फंक्शन है, और साथ ही साथ उसके ग्राफ से उसका जो डोमेन है और रेंज है आप ये भी डिसाइड कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें। और देखिए इसका अगर ग्राफ बनाने का एक और तरीका है, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे y इक्वल टू रूट एक्स है, अब यहाँ पे क्या करिए कि बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। राइट।
अब यहाँ पे देखिए इसके लिए कंडीशन क्या था यहाँ पे कि जो x के वैल्यूज होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। क्लियर है? तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तो जो y है y भी आपका क्या आ जाएगा तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए अब लास्ट क्लास में याद करिए हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y का स्क्वायर है, ये स्क्वायर फंक्शन आएगा, इसके ग्राफ का नेचर पैराबोलिक होगा, और जब y का स्क्वायर है तो x एक्सिस पे पैराबोला होगा, और उसमें भी जो y स्क्वायर है वो प्लस में है, तो प्लस में हम लोग क्या पढ़े थे कि राइट वर्ड पैराबोला होगा, यानी इसका ग्राफ लाइक दिस, तो इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह से ग्राफ तो आएगा, ये आ जाएगा आपको x एक्सिस, ये आ जाएगा आपको x डैश, ये आ जाएगा y एक्सिस, और ये आ जाएगा y डैश। लेकिन देखिए इस कंडीशन से क्या है कि x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे जो निगेटिव में y है, अब निगेटिव में y को हटा दीजिए, तो निगेटिव में y को हटा दिए तो क्या यही नेचर आया? क्लियर है? तो अब इसी को तब उस कंडीशन में बोल सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, उसी का ग्राफ आ जाएगा ओरिजिनली अगर हम लेंगे तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कंडीशन को जब ये फुलफिल करेगा तब, तो इसी का हाफ पार्ट, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स, और जब आप स्क्वायर कर देते हो तो उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो हाइड हो जाती है। क्लियर है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब अलजेब्रा में आएंगे, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप स्क्वायर कर देते हो, ठीक है, तब, और अगर अंडर रूट लेते हो तब बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग हो जाती है। मिसलीडिंग का क्या मतलब है? तो कभी उसकी इंफॉर्मेशन कम हो जाते हैं तो कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, इसी को हम ये भी बोलते हैं एक्स्ट्रा रूट्स और लॉस ऑफ रूट्स। तो जब आप स्क्वायर करते हैं या अंडर रूट लेते हैं तो उस कंडीशन में कभी कभी आपको एक्स्ट्रा रूट्स भी हो सकते हैं और कभी कभी आपको रूट्स का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ओरिजिनली आपको ना तो स्क्वायर करनी है और ना तो अंडर रूट लेनी है। क्लियर है? तो अब देखिए अब कुछ और है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे स्क्वायर्ड फंक्शन का, तो कुछ और जो स्टैंडर्ड स्क्वायर्ड फंक्शन था उसका भी हम डोमेन और रेंज डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो हमने पहला पढ़ा था स्क्वायर्ड फंक्शन में वो क्या था y इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था y इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर a का वैल्यू हम 1 मान लें, ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a इक्वल टू 1, बस स्टैंडर्ड केस में, क्योंकि a का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये a से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, समझना आसान रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है a का वैल्यू, है ना। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। तब इसका कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला किस तरह से? आपको ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये देखिए इस तरह से आपको बन जाएगा अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। अब ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है? अब आप इसका डोमेन रेंज देखिए, तो अब अगर इसका हम डोमेन और रेंज देखेंगे तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इधर कहां तक आएंगे माइनस इंफिनिटी, और इधर कहां तक जाएंगे प्लस इंफिनिटी, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी को बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? अब इसका अगर हम रेंज के बारे में बात करेंगे, इसका रेंज, तो रेंज देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला है, तो ओरिजिन से नीचे तो आ नहीं रहा है, ओरिजिन से नीचे नहीं आ रहा है, तो उस वैल्यू को हम हटा देंगे, यानी 0 से ऊपर ही रह रहा है, ऊपर है पॉजिटिव, यानी 0 से प्लस इंफिनिटी, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 टू प्लस इंफिनिटी, जिसमें 0 है वो क्लोज इंटरवल में आ जाएगा और इंफिनिटी आपका ओपन इंटरवल में आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इसी को और भी ऐसे करके लिख सकते हो y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है?
अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि अब इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड पैराबोला अगर आ रहा है तो ये हमारा फर्स्ट केस था। इसी में मान लीजिए अगर सेकेंड केस जो हमारा था y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ किस तरह से बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला यानी लाइक दिस, जिसमें से ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारा एक्स डैश, ये आ गया वाई एक्सिस और ये आ गया वाई डैश और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, सिमिलर मैनर इधर आ जाएगा आपको माइनस इंफिनिटी, इधर चला जाएगा प्लस इंफिनिटी, मीन्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी को हम बोलते हैं ऑल रियल वैल्यूज। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आर। क्लियर है। अब देखिए अब अगर इसके रेंज की बात करेंगे तो इस रेंज में क्या हो जाएगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऊपर की तरफ तो जा नहीं रही है, तो ऊपर कहां तक है, 0 तक, यानी 0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। इसका हो जाएगा आपको y का वैल्यू हम सीक्वेंस में अगर लेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेते हैं जनरली, ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल में और ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। ये यहां तक समझ आया। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला था और ये डाउनवर्ड पैराबोला, और इसके डोमेन रेंज ये होंगे और इसके डोमेन रेंज ये होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट वर्ड पैराबोला का। ठीक है। तो जो हमारा राइट वर्ड पैराबोला था उसका तो अभी हम डिस्कस भी किए, है ना। अब देखिए उसमें क्या हो जाएगा कि इस तरह से आ जाएगा राइट वर्ड पैराबोला, है ना, जिसमें ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये आ जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई डैश और ये हो गया ओरिजिन। और इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कब, जब ए का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू इधर कहां तक आ रही है, सिर्फ 0 तक, और इधर कहां जा रही है, प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, ये डोमेन क्या हो जाएगा आपको 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, जिसमें 0 है आपका क्लोज इंटरवल में आएगा और इंफिनिटी जो है वो ओपन इंटरवल में। क्लियर है। अब इसका अगर रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज देखिए क्या हो जाएगा, इसका रेंज अब ये y में ऊपर कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, और नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। क्लियर है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपको, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी को बोल देंगे ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए इसका लास्ट ये कौन सा था, थर्ड, और इसी का जो फोर्थ था ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो लेफ्ट वर्ड पैराबोला का ग्राफ किस तरह से होता था, ये इस तरह से होता था। अब ये आ गया आपको एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा आपको एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये आ गया वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है। अब यहाँ पर भी देखिए अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर जो है आपको माइनस इंफिनिटी तक आ रही है, लेकिन इधर कहां तक, 0 तक ही। इसका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0। क्लियर है। और अगर इसका रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज देखिए क्या हो गया, ऊपर y कहां तक जा रही है, प्लस इंफिनिटी, और नीचे माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब है रेंज आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर, मीन्स ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में, और जो स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन था उसका ग्राफ देखिए किस तरह से था। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग बनाए थे, ये इस तरह से आ गया था उसका ग्राफ। क्लियर है। अब ये क्या था, एक्स एक्सिस, ये था एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये आ गया वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है। अब इसमें भी देखिए ये हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स
इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि स्टैंडर्ड केस में हम लिए थे, है ना। तो अब इसमें भी देखिए, अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू इधर कहां तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी, और इधर कहां तक, तो प्लस इंफिनिटी। ये आपको आ गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसी को क्या बोल देते हैं, ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है। और इसके रेंज की अगर बात करते हैं तो इसका रेंज देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर कहां तक जाएंगे, प्लस इंफिनिटी, और नीचे कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी, है ना। इसका भी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर। क्लियर है। तो अब देखिए, अभी तक इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ रहेगा तो उसका डोमेन और रेंज ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, ये चीजें क्लियर है। अगर यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको कवर अप करने का, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक आप इस सभी का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या मैंने कहा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका उसमें परफेक्शन आएगा, समझ आया। इसलिए यू शुड डू प्रैक्टिस, राइट। आपको उसमें प्रैक्टिस करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके थ्रू हमने ये भी जान लिया कि रेशनल को कैसे पहचानेंगे और इरेशनल को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद जितने टाइप्स हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे उस सभी के डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया। तो डोमेन और रेंज में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस पे कहां तक जा रही है, माइनस में भी आपको देखना है और प्लस में भी देखना है। तो एक्स एक्सिस को जितना कवर करती है वही डोमेन हो जाएगा, और वाई एक्सिस को जितना कवर करती है वही आपका रेंज हो जाएगा। अब देखिए फिर से मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमेन के लिए लेफ्ट राइट, यानी एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट और राइट जाना है, और रेंज के लिए अप डाउन। क्लियर है। तो ग्राफ कैसे देखेंगे, फिर से देखिए, डोमेन डी के लिए लेफ्ट राइट और रेंज आर अप डाउन। क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस ले लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन में जो अलजेब्राइक फंक्शन से रिलेटेड है। क्लियर। तो अब इसमें देखिए जो हमारा पहला है वो है जीरो फंक्शन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जीरो फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू जीरो होता हो, ठीक है, तो देखिए जीरो फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। अगर एक्स की वैल्यूज कोई भी ले लेते हैं रियल वैल्यू के सेट से और उस पे अगर फंक्शन का वैल्यू जीरो आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो फंक्शन। क्लियर है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जो जीरो फंक्शन होंगे तो इस जीरो फंक्शन का अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि एफ एक्स को y भी बोल सकते हैं, तो y इक्वल टू आ गया आपको जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप बोलेंगे कि एफ एक्स वाई कैसे बन गया, तो ये तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो जनरल फंक्शन है वो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो अब आप एफ एक्स बोलिए या y बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है। क्लियर है ना। इसलिए यहाँ पे अगर y इक्वल टू जीरो तो याद करिए मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन में क्या,
कि जब y इक्वल टू 0 आएगा या y इक्वल टू k आएगा तब उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जब y इक्वल टू k तो पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x इज इक्वल टू k तो पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है? और अगर y इक्वल टू k था तो k यूनिट पर ही, अब k यूनिट क्या था तो ओरिजिन से k यूनिट पर, तो अब यहां पे देखिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा आपका, ये हो गया आपको x एक्सिस, ये आ गया x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये आ गया y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, और कितना यूनिट पे, 0 यूनिट पे। तो अब आप x एक्सिस से 0 यूनिट मीन्स ऑन x एक्सिस, तो ऑन x एक्सिस पे ग्राफ आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा ग्राफ, यानी कि x एक्सिस ही इसका ग्राफ आ जाएगा। इसका ग्राफ क्या आ जाएगा आपको, x एक्सिस। तो x एक्सिस देखिए इधर कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी, और इधर कहां तक जा रही है, प्लस इंफिनिटी, है ना। इसीलिए इसका डोमेन आपको क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपको ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है? और इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज देखिए अब y का वैल्यू कहां से कहां तक, तो y तो सिर्फ 0 पे ही है ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 को अब आप एक सेट में लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है? तो 0 फंक्शन समझ आया कि ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू 0 होती है x के किसी भी वैल्यू के लिए, x बिलोंग्स टू r। ठीक है? और उसका इस तरह से ग्राफ में x एक्सिस आ जाएगा, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू एंड रेंज 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करेंगे तो याद करिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था इरेशनल फंक्शन का, और इरेशनल फंक्शन में हमने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू रूट x। क्या वही आपका स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए अगर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करेंगे तो ये किस तरह से आपको डिफाइन होता है, देखिए f सच दैट r टू r। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें f सच दैट r टू r नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो पहले ये डिफाइंड किस तरह से, पहले हम इसको लिखते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर x। ठीक है? अब देखिए जब x का वैल्यू आपको निगेटिव हो गया तब आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट डिफाइंड नहीं हो, x निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहां पे कर देते हैं r पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यू। क्लियर है? और यहां पे जब x निगेटिव नहीं होगा इसका मतलब y भी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लस। तो f सच दैट r प्लस टू r प्लस। क्लियर है? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करेंगे तब समटाइम्स रूट से बाहर निकलने पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं या अंडर रूट लेते हैं तो उसके केसेस में चांसेस है कि लॉस ऑफ रूट से एक्स्ट्रा रूट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए हमको ओरिजिनली देखना है, तो ओरिजिनली यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे हमको रियल वैल्यू के हिसाब से देखना है ना, रियल वैल्यू के हिसाब से अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे, तो इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? और इस ग्राफ में ये आ गया हमारा x एक्सिस, ये आ जाएगा x डैश, और ये हो गया y एक्सिस, और ये आ गया y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसका देखिए डोमेन क्या हो जाएगा। अब ये क्या इधर आएगा, नहीं आ रहा है, सिर्फ प्लस की तरफ जा रही है, और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, जिसमें 0 क्लोज इंटरवल में और इंफिनिटी ओपन इंटरवल में।
क्लियर है। अब अगर इसके रेंज की बात करेंगे, इसका रेंज देखिए क्या हो जाएगा हमारा, रेंज में भी ये निगेटिव में नहीं आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये आप ग्राफ देख के तो जज कर लिए होंगे। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा कि अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ fx is equal to root x where x is positive। क्लियर, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका ग्राफ इस तरह से होगा, इसका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन पे। क्लियर है, तो देखिए एट द नेम सजेस्ट, नेम से ही क्लियर है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो क्या होता है। तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी कभी किसी की बदलती नहीं है। ठीक है ना, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y और x ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्लियर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तब इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं और लीनियर फंक्शन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब y इक्वल टू एक्स होगा तो ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये आ गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। अब देखिए y इक्वल टू एक्स, तो जिस रेशियो में x बढ़ेगा इसी रेशियो में y जाएगा, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो ओरिजिन से पास करेगा, है ना, इस दोनों के बीचों बीच जाएंगे क्योंकि x और y दोनों बराबर है। ठीक है ना, इसके मिडिल से पास करेगा, राइट, लाइक दिस। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, तो अब यहां पर भी देखिए अगर इसकी हम डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी तक ग्राफ जाएंगे, इधर प्लस इंफिनिटी तक, तो ये हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है, और अगर यहां पर भी हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी, यानी इसको भी लिख सकते हैं ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है, तो अब आपको आइडेंटिटी फंक्शन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम रेसिप्रोकल फंक्शन पे। तो देखिए जब अगर रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करते हैं तो अब यहां पर भी देखिए नेम से भी क्लियर है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा, लेकिन उल्टा किस में, न्यूमेरिकली। ठीक है, तो जब हम आगे आएंगे तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जहां पे इसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए क्या होगा कि अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, क्योंकि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 आ गया तब वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, वो इनफाइनाइट चला जाएगा। और याद करिए कि वीडियो के शुरू में हमने डोमेन के बारे में बात किया था, तो मैंने कहा था कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y इज डिफाइंड, तो y डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू होगा r एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़ के। क्लियर है, तो अब देखिए अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस समय हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसको डिटेल्ड में बात करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है, और अभी आप इसका ग्राफ उस हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा x और y के वैल्यू लेके। तो देखिए जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा ये इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा, है ना, x पे इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा। इसका जो ग्राफ आ जाएगा आपका, इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऐसे आ जाएगा
और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ऐसे आ जाएगा। अब आप कहेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा और सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है, x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब देखिए y भी पॉजिटिव होगा, और जब x निगेटिव तो y भी निगेटिव। तो बताइए दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों या तो निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों निगेटिव किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, सेकेंड और फोर्थ में नहीं हो सकता। ये चीजें क्लियर है। अब बोलेंगे ये ग्राफ ऐसे कैसे, तो आप देखिए थोड़ा देर के लिए मैं समझाता हूं, लेकिन इसके सिर्फ प्रोसेस को आप समझिएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जब y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x है तो इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1। क्लियर है। और जब x इंटू वाई इक्वल टू 1 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पैराबोला। क्लियर है। तो अब रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये तो पैराबोलिक नेचर का होगा, है ना। तो ये पैराबोलिक नेचर ही तो है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसका रीजन हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो आप देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर इसका हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो इसका देखिए डोमेन क्या हो जाएगा। इसकी अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो ऊपर कहां तक जा रहा है, सॉरी इधर कहां तक आ रही है, माइनस इंफिनिटी, और इधर कहां तक, प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इधर वाला ग्राफ इसमें टच नहीं कर रहा है और ये वाला ग्राफ इसमें टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है ना। तो कंटिन्यूअस कहाँ नहीं है, तो वो ओरिजिन पर, और ओरिजिन पे x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, तो डोमेन में x का वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं होगा और रेंज में y का वैल्यू 0 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज भी यही हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है। तो देखिए इसमें भी नेम से ही क्लियर है, इक्वल और आइडेंटिकल। जो इक्वल फंक्शन होती है इसी को हम आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर सोचिए और समझिए, वो पॉइंट क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिकल फंक्शन है दोनों एक ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इसको समझिएगा कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिकल फंक्शन है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। क्योंकि देखिए आइडेंटिकल का मतलब होता है बराबर, एक जैसा, बट आइडेंटिटी का तो यूनिटी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको यूनिटी इसलिए भी कहा जाता था, y इक्वल टू एक्स और डिवाइड करेंगे तो y बाय एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है इक्वल। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक है सेट x, ठीक है, और दूसरा है सेट y। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो x होगा ये हमारा किसका सेट होगा, डोमेन का। क्लियर है। और यहाँ पे जो y है ये किसका सेट होगा, रेंज। क्या है, रेंज।
ठीक है। अब मान लेते हैं जो सेट एक्स है इसमें जो एलिमेंट है ये है 0, 2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और जो सेट वाई है इसमें जो हमारा एलिमेंट है ये है 1 और 5, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 आपका 1 से रिलेटेड है और 2 5 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम दो तरह के फंक्शन भी कंसीडर करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू x² + 1, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए जो x से y में जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो fx भी है और gx भी है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर हम f(0) पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसमें 0 पुट कर दिए तो ये आ गया आपको 1। और जब अगर 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं तो ये f(2) हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमको g(0) निकालना है तो g(0) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं तो जो g(2) आएगा ये कितना आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 + 1 5, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो f(0) और g(0) दोनों सेम है और वो कितना है 1, और f(2) और g(2) ये दोनों सेम है और ये कितना है 5, ठीक है। तो अगर कोई भी दो फंक्शन उसकी डोमेन भी इक्वल हो और डोमेन के हर एक वैल्यू पे अगर उसका रेंज भी सेम होता है तब इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन के लिए कि जो डोमेन होंगे, ठीक है, किसका, अब यहाँ पे जैसे दो फंक्शन हम मान लिए हैं f(x) और g(x), इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा डोमेन ऑफ f(x) मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, क्लियर है। क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू डोमेन ऑफ gx, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। और जो सेकेंड कंडीशन है ये होना चाहिए हमारा f(x) इक्वल टू g(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। तो अब इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन को, कैसे, तो इफ f(x) and gx be two functions such that domain of f(x) equal to domain of gx and f(x) equal to g(x) for all x belongs to domain, then both functions are said to be equal और identical, क्लियर है। तो यहां से हमें ये क्लियर है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 1 है, दूसरा gx इक्वल टू x² + 1 है और इसके डोमेन में ये हमारा क्या है, डोमेन है, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, तो ये दोनों का ये वेरीफाई कर रहा है, f(x) का भी और gx का भी वेरीफाई कर रहा है। और इस पे जो वैल्यूज आएंगे यानी कि यहाँ पे जो हमारा रेंज आ रहा है ये भी दोनों को वेरीफाई कर रहा है और दोनों पे इक्वल है। इसका मतलब है कि जो x² + 1 और 2x + 1 ये जो दोनों फंक्शन है वो इस दोनों डोमेन पर इक्वल है। तो पार्टिकुलर इन दिस केस वी कैन से दैट these two functions are said to be equal or identical for these two values of domain, क्लियर है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में जितना हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, तो अब आज का क्लास यहीं तक, और फिर अगले क्लास में हम अगले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।